हेलो विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्ट गंगा में। विद्यार्थियों, जैसा कि प्रश्न पत्र के माध्यम से आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये प्रश्न पत्र आपका नेट 2023 का प्रश्न पत्र है और इसमें पार्ट बी सब्जेक्ट पेपर यानी फर्स्ट पेपर आपका 50 क्वेश्चन का होता है और आपका अपना सब्जेक्ट पेपर जो होता है वो 100 प्रश्नों का होता है, जिसके मार्क्स एक प्रश्न के लिए 2 मार्क्स होते हैं। तो आज की क्लास में हम उस प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे जो कि नेट की परीक्षा में पूछा गया है, आया हुआ है नेट 2023। शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है और प्रश्न कह रहा है कि बनी ठनी निम्नलिखित में से किसमें प्रदर्शित है। मतलब बनी ठनी का चित्र कहाँ बनाया गया है? बूंदी चित्र शैली में, बसोली चित्र शैली में, मारवाड़ चित्र शैली में या किशनगढ़ चित्र शैली में। तो विद्यार्थियों, हमने आपको पढ़ाया भी है कि बनी ठनी मोस्ट इंपॉर्टेंट और किशनगढ़ शैली बहुत कॉमन प्रश्नों के लिए जानी जाती है। इसलिए बनी ठनी का जो संबंध है वो कहाँ से है? किशनगढ़ से है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत नॉर्मल है, हर परीक्षा में पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि प्रिंट मेकर्स के काल क्रमानुसार सही क्रम का चयन करें। पॉल लिग्रेन, कालार सुम्मर्स, कृष्णा रेड्डी, विलियम हेटर या रेम्ब्रांट। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये कह रहा है प्रश्न आपका कि प्रिंट मेकर को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। बड़ा छोटा फिर उससे छोटा, ऐसी बात प्रश्न में कह रहा है। तो विद्यार्थियों, ये प्रश्न आ चुका है, आया हुआ है और ये रिपीटेड प्रश्न है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहले रेम्ब्रांट होंगे या इसी को रेम्ब्रा बोलते हैं, फिर आपके विलियम हेटर हैं, फिर आपके पॉल लिग्रेन, फिर आपके कृष्णा रेड्डी हैं, फिर कालार सुम्मर्स हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आंसर जो सही हुआ वह दूसरा ऑप्शन सही हुआ, EDACB। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न को। अभिकथन के रूप में यह प्रश्न हमारे सामने है। अभिकथन कह रहा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक अभिकथन A और दूसरे को कारण R कहा गया है। अभिकथन A, परफॉर्मेंस कला वह कलाकृति है जो कलाकार या अन्य प्रतिभागियों की क्रियाओं से सृजित होती है, जिसे जीवंत देखा जा सकता है या दस्तावेजीकरण के माध्यम से देखी जा सकती है, स्वतः स्फूर्ति ढंग से विकसित होती है और जनता के सामने एक अंतर विषयी तरीके से परंपरागत ढंग से प्रस्तुत की जाती है। यह अभिकथन कह रहा है। तो यह अभिकथन बिल्कुल सत्य है। इसमें परफॉर्मिंग आर्ट्स के बारे में कहा गया है, जो कि प्रतिभागी क्रियाओं में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है परफॉर्मिंग कला। अगला उसका जो कारण है वो कह रहा है, आंध्र प्रदेश के चित्तूर गंगम्मा जातार में ओम शक्ति श्रद्धालु मुख्यतः कोची बिनाली में हुए कुछ प्रदर्शनों से प्रेरित थे। उपरोक्त कथन के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुने। तो यह
निराधार है अर्थात गलत है। आर असत्य है क्योंकि परफॉर्मिंग कला सिर्फ आंध्र प्रदेश से संबंधित पहली बात नहीं है, और दूसरी बात ये पूरा का पूरा सेंटेंस ही कारण के रूप में गलत है। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा विद्यार्थियों वह बनेगा ए सही है लेकिन आर असत्य है, अर्थात तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखेंगे ध्यान से, अच्छा प्रश्न है और यह भी रिपीटेड प्रश्न है। गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य के विकास के अनुसार निम्न को क्रमबद्ध कीजिए। क्रमबद्ध की बात कर रहा है कि गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य के विकास के अनुसार निम्न को क्रमबद्ध कीजिए। सांची गुफा संख्या 17, भीतर गांव विष्णु मंदिर, दशावतार मंदिर देवगढ़, पार्वती मंदिर नचना कुठार, शिव मंदिर भूमरा। तो यहां पर हम देखेंगे, पहले हम करेंगे सांची गुफा संख्या 17, फिर करेंगे पार्वती मंदिर नचना कुठारा, फिर करेंगे शिव मंदिर भूमरा, फिर आपका राइट आंसर यहाँ पर दशावतार मंदिर, फिर भीतर गांव का विष्णु मंदिर। तो ऑप्शन को देखते हुए हमारा जो राइट आंसर होगा वह तीसरा होगा। पहला ए, फिर डी, फिर ई, फिर सी, फिर बी। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची वाले प्रश्न ये नेट में ही आते हैं, लेकिन इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। तो सूची ए को दूसरी सूची से मिलान करना है। जामावार ये सभी लोक कलाएं हैं, फुलकारी, कांथा, कलमकारी। तो विद्यार्थियों जामावार हम देखेंगे, हमें नहीं आ रहा है मान लीजिए जामावार, तो हम फुलकारी देख लेते हैं। फुलकारी पंजाब से है, कांथा बंगाल से है और कलमकारी आंध्रा से है। तो जामावार जो है वो कश्मीर से हो जाएगा। अगर कभी ऐसे प्रश्न आपको मिल जाते हैं जो आपको नहीं पता होता है, तो हम पहले जो हमें उत्तर आ रहा है हम उसको टिक कर लें, और इसके बाद जब 2 आंसर क्लियर हो जाएंगे तो तीसरा अपने आप क्लियर हो जाता है। वैसे जामावार जो है कश्मीर की ये शिल्प कला है, फुलकारी भी शिल्प कला है, कांथा भी शिल्प कला है और कलमकारी भी शिल्प कला के अंतर्गत आती है। शिल्प कला का मतलब यहाँ पर है कपड़ों पर डिजाइन। शिल्प कला का मतलब यहाँ मूर्ति कला से नहीं है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इन्वेंशन के सही क्रम का चयन करें। इन्वेंशन के सही क्रम का मतलब है कि सबसे पहले किसकी शुरुआत हुई, फिर किसकी हुई, फिर किसकी हुई, फिर किसकी हुई, इस तरीके से। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, मूवल टाइप प्रिंटिंग, लिथोग्राफी प्रिंटिंग, ऑफसेट प्रिंटिंग, लेजर प्रिंटिंग। तो सबसे पहले चीन में वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की शुरुआत हुई, इसके बाद मूवल टाइप प्रिंटिंग की शुरुआत हुई, फिर लिथोग्राफी की शुरुआत हुई, फिर ऑफसेट प्रिंटिंग की शुरुआत हुई, फिर लेजर प्रिंटिंग की शुरुआत हुई, जो कि सबसे आधुनिक है लेजर प्रिंटिंग। और सबसे ज्यादा चलने वाला प्रिंटिंग ऑफसेट प्रिंटिंग है। तो सीधा सीधा ए बी सी डी और ई, ए बी सी डी और ई, अर्थात चौथा ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न हमारा है, राजा बलवंत सिंह कहाँ के राजा थे जिनके साथ बुलेर के चित्रकार नैन सुख जुड़े हुए थे? तो राजा बलवंत सिंह के विषय में पूछा गया है विद्यार्थियों। यह भी प्रश्न आपका रिपीटेड है,
यह भी प्रश्न अभी आपका आ चुका है केवीएस में। तो जसरोटा के राजा बलवंत सिंह थे, जिनका संबंध गुलेर के चित्रकार नयन सुख से था, अर्थात नयन सुख जसरोटा में गया था, राजा बलवंत सिंह के समय में कार्य किया था। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। प्रश्न आपका कह रहा है कि प्रिंटिंग की शुरुआत यूरोप में किस शताब्दी में हुई? 14वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी? तो विद्यार्थियों, प्रिंटिंग की शुरुआत यूरोप में 15वीं शताब्दी से हुई थी। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर हमारा है 9। देखते हैं, यह भी एक अभिकथन है। क्वेश्चन नंबर 9 अभिकथन है विद्यार्थियों। अभिकथन कह रहा है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। संरचना एवं तापमान के सुझाव से रंगों से स्पर्श का भाव उत्पन्न किया जाता है। तो ये बात सही है, गलत नहीं है, उत्पन्न किया जाता है। आर कारण कह रहा है, क्योंकि प्रत्येक रंग का उसके मध्य अपना तापमान, गर्मी अथवा शीतलता निहित रहती है। यह भी बात एकदम सही है, परंतु ये दोनों एक दूसरे के आंसर नहीं है। अर्थात ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। आपका राइट आंसर यहां पर 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 10 है, रंग की आभा क्या है? व्हाट इज ह्यू ऑफ ए कलर? रंग की आभा क्या कहलाती है? तो रंग की आभा रंग की अपारदर्शिता है, या रंग की शुद्धता है, या रंग का कालापन है, या रंग का सम्मिश्रण है। तो विद्यार्थियों, रंग की शुद्धता ही रंग की सघनता, इंटेंसिटी कहलाती है। तो रंग की आभा क्या है? रंग की शुद्धता है। हमेशा प्रश्न ये आ चुका है, आया हुआ है, बहुत कॉमन प्रश्न है विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। सूची मिलान करना है, अच्छा क्वेश्चन है। प्रश्न देखेंगे विद्यार्थियों, सूची 1 का सेकंड से मिलान कीजिए। श्रृंगार रस, रौद्र रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, और इधर भाव दिए हुए हैं, जुगुप्सा भाव, रति भाव, विस्मय भाव और क्रोध भाव। तो विद्यार्थियों, हम पहले श्रृंगार रस को देख लेंगे। श्रृंगार रस का संबंध रति भाव से है। अब हम रौद्र रस को देख लेंगे। रौद्र रस का संबंध क्रोध भाव से है। विभत्स रस का संबंध जुगुप्सा से है। और अद्भुत रस का जो संबंध है विद्यार्थियों, वह विस्मय भाव से है। अद्भुत रस का संबंध विस्मय भाव से है। यहाँ पर रस इंपॉर्टेंट है, रस पूछे जाते हैं। सबके भाव और सबके प्रभाव दोनों ही लर्न कर लेंगे। नव रस के भाव, नव रस के प्रभाव दोनों ही लर्न कर लीजिए। प्रश्न आजकल खूब यहाँ से पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, भविष्यवाद के प्रमुख प्रतिपादक कलाकारों के सही समुच्चय का चुनाव करें। मतलब भविष्यवाद में कौन कौन से कलाकार यहाँ पर जुड़े हैं, यह प्रश्न आपका कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12। तो विद्यार्थियों, प्रश्न कह रहा है, अंतोनियो मनाचिनी, जियोवानी सेंगतिनी, जियोकोमो बल्ला, उम्ब्रो बोचिनी या जिनो सेवरिनी,
तो विद्यार्थियों इसमें थोड़ा सा क्या है कि इंग्लिश नाम होने की वजह से इसमें कुछ ऐसी चीजें लिखी रहती हैं जो कि हमारी समझ से परे होती हैं। खैर कोई नहीं, भविष्यवाद को हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो भविष्यवाद में इसके क्रम के अनुसार सबसे पहले जोकोमो बल्ला आते हैं, जो कि भविष्यवाद के बहुत ही प्रमुख कलाकार माने जाते हैं। जोकोमो बल्ला इनका नाम है। दूसरे कलाकार इसमें आएंगे उम्ब्रोटो बोचिनी, और तीसरे कलाकार आएंगे जिनो सेवरिनी। तो आपका सी, डी और ई ऑप्शन सही होगा। सी, डी और ई ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे, तीसरा आपका सी, डी और ई सही हो रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे विद्यार्थियों। यहाँ पर सूची का मिलान करें, ऐसा प्रश्न है। सूची ए का सूची 2 से मिलान कीजिए। लोगो और डिजाइनर, कौन किसके डिजाइनर हैं, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। तो आधार, भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन, IIT गुवाहाटी, भारत त्योहार समिति, इन सबके विद्यार्थियों डिजाइनर कौन है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कभी भी आपकी TGT PGT की परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो विद्यार्थियों जो आधार है उसके वो लोगो जो है, आधार लोगो बनाया है अतुल पांडे ने। आधार लोगो बनाया अतुल पांडे ने। भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन का लोगो बनाया है SM शाह ने। और IIT गुवाहाटी का लोगो बनाया है यशवंत चौधरी ने। और भारत त्योहार समिति का लोगो बनाया है निधि पारिख ने। कभी भी प्रश्न ये पूछा जा सकता है, यशवंत चौधरी किस लिए प्रसिद्ध हैं? लोगो डिजाइनर के रूप में जाने जाते हैं। निधि पारिख किस लिए प्रसिद्ध हैं? लोगो डिजाइनर के रूप में जानी जाती हैं। SM शाह किस लिए प्रसिद्ध हैं? लोगो डिजाइनर के रूप में। और अतुल पांडे क्यों प्रसिद्ध हैं? लोगो डिजाइनर के रूप में जाने जाते हैं। ये प्रश्न आपके TGT PGT की परीक्षा में पूछा जा सकता है। अच्छा प्रश्न है, इसको तैयार कर लेंगे सभी विद्यार्थी। भारतीय कला की 6 भुजाओं में शामिल है। 6 भुजाओं में क्या शामिल है? लावण्य, सादृश्य, ध्वनि, औचित्य, रूप भेद। तो विद्यार्थियों आप सभी को पता है कि भारतीय कला में 6 जो अंग हैं उन्हीं को हम खडांग कहते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग विद्यार्थियों रूप भेद, लावण्य और रूप भेद, लावण्य और सादृश्य, A, B और आपका आंसर E ये सही है। रूप भेद, लावण्य और सादृश्य ये 3 अंग दे रखे हैं खडांग वाले, और यहाँ पर ध्वनि और औचित्य का कोई लेना देना खडांग से नहीं है। तो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर है वह है केवल A, B और E आपका सही आंसर हो जाएगा। खडांग में ये सीक्वेंस पूछा जाता है या अंग है या नहीं है, ऐसे करके प्रश्न बनता है। बहुत अच्छा पेपर है, ध्यान से अगर सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे प्रश्न को तो प्रश्न बहुत आसान था, प्रश्न पत्र बहुत इजी था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 सूची 2 देख लेते हैं। लिटराटी, सुनी ई, थंका, मुरक्का। अब यहाँ पर हमें मिलान करना है ईरान, तिब्बत, जापान और चीन से। थंका सभी को पता है तिब्बत की कला है, सुनी ई जापान की कला है, और लिटराटी जो है वो चीन की कला है। लिटराटी चीन की कला है, और सुनी ई हमने बताया आपको जापान की कला है। थंका तिब्बत की कला है, और मुरक्का
मुगल की कला है, लेकिन मुगल ऑप्शन में नहीं है तो ईरान से संबंध हो जाएगा। अब यहाँ पर नया प्रश्न अगर कभी पूछा गया टीजीटी और पीजीटी में विद्यार्थियों, तो लिटराटी कहाँ की कला है? तो लिटराटी कहाँ की कला है? चीन की कला है, ये प्रश्न आ सकता है। सुमी ई कहाँ की कला है? जापान की है। थंका अक्सर पूछी जाती है, तिब्बत की है। और मुरक्का ईरान की कला है। अच्छे प्रश्न है, ध्यान देंगे तो सब कुछ सही है। क्वेश्चन नंबर जो हमने अभी सॉल्व किया उसमें दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे विद्यार्थियों, सूची ए को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। इसोमु नागुची, मोरिनो मोर्नी, नाब गाबो, ए जियोकोमेत्ती। अल्बर्ट जियोकोमेत्ती इनका नाम है। ऑप्शन देखेंगे विद्यार्थियों, इनको क्या करना है? इनको इनके जन्म के अनुसार क्रमबद्ध लगाना है। तो अगर हम प्रश्न को देखें तो इसमें इशोमु नागुची का जो जन्म है वह 1904 से और इनका जो समय रहा 1988 रहा। पहले को 2 से मिलान कर देंगे, दूसरे को मोरिनो मोर्नी 1901 से 1980 के बीच में, बी को चौथे से मिलान कर देंगे। नाब गाबो इनको 1890 से 1977 ईस्वी अर्थात सी को ए से मिलान कर देंगे और आपका डी बचा तो डी को हम 1901 से 1966 में मिलान कर देंगे। इस तरीके से आपका जो राइट आंसर होगा विद्यार्थियों वह तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कैमरा के लिए SLR संक्षिप्त रूप क्या है? विद्यार्थियों यह प्रश्न आ चुका है, फिर से रिपीट हुआ है। सिंगल लेंस रिफ्लेक्स, इसका जो आंसर है सिंगल लेंस रिफ्लेक्स इसका राइट आंसर है, अर्थात पहला आंसर आपका सही है। इसीलिए हम कहते हैं कि आप सभी विद्यार्थी जितने आए हुए रिपीटेड प्रश्न हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, उनको सही तरीके से अवश्य सॉल्व कर लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से आना ही आना है। एक किताब में ग्लोसरी का तात्पर्य क्या है? अच्छा प्रश्न है ये। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर 49 के विज्ञापन में ये प्रश्न आ चुका है, 48 के विज्ञापन में ये प्रश्न आ चुका है और यहाँ पर कहा गया है किताब एक किताब में ग्लोसरी का क्या तात्पर्य होता है। तो यहाँ पर हम देखें तकनीकी शब्दों की सूची, एक तो ये मतलब होता है, दूसरा होता है तकनीकी ड्राइंग की सूची। ग्लोसरी का मतलब ए व बी दोनों होता है। विद्यार्थियों आज की क्लास इतनी ही, नेक्स्ट क्लास हम लोग कल करेंगे और आपको पूरा का पूरा पेपर हम सॉल्व कराएंगे नेट का। अभी आप लोगों ने 18 प्रश्न सॉल्व किए हैं। आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अवश्य उत्तर दीजिएगा विद्यार्थियों, कमेंट्स जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को ये क्लास शेयर करें ताकि वो अपना जीवन, अपना भविष्य अच्छा बना सके, आगे अपनी सफलता सुनिश्चित कर सके। धन्यवाद विद्यार्थियों। इसी के साथ आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी से विनम्र अनुरोध है विद्यार्थियों कि क्लास को लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करिएगा। आपको हमारी क्लासेस कैसी लगती हैं बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। नमस्कार।